स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे 11वीं क्लास की एनसीईआरटी जो कि पॉलिटिक है, राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, तो उसका जो हम चौथा लेसन डिस्कस कर रहे थे जो कि न्याय के बारे में यानी सामाजिक न्याय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, और हमने जो उसमें जाना कि विशेष ज़रूरतों का सिद्धांत के बारे में हमने चर्चा की। साथ ही हमने ये भी चर्चा की कि समानता का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने जाना। और मित्रों हम चर्चा कर रहे थे जॉन रॉल्स की न्याय की संकल्पना के बारे में। ठीक है, तो आज हम जो है जॉन रॉल्स की न्याय की संकल्पना की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा मेरी जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीट मैं चैनल पर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे भी लेक्चर भी आप जो जरूर सुनिएगा। मैंने वहाँ पे डिटेल से वहाँ एक एक प्रावधान पर एक जो आर्टिकल है उस पर मैंने डिटेल से डिस्कशन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चर्चा कर रहे हैं जॉन रॉल्स की न्याय की संकल्पना। तो देखिए क्या कह रहा है, क्या कहता है, देखिए सुनिए। कह रहा है कि यदि जॉन रॉल्स कह रहे हैं यदि लोगों को कहा जाए कि आप रहने के लिए किस किस्म का समाज चुनना पसंद करेंगे तो संभवतः वे ऐसा समाज चुनेंगे जिसके नियम और संगठन उन्हें विशेष सुविधा संपन्न स्थान मुहैया करा सके। क्या करें मित्रों, जॉन रॉल्स ये कह रहे हैं यानी कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप लोगों को ये कहा जाए कि आप कौन सा समाज में रहना पसंद करोगे। ठीक है, तो आप में से ज़्यादातर यही चुनोगे कि हाँ ऐसा समाज हमें यानी हमें ऐसा समाज चाहिए जहाँ पे जो है एक नियम हो और संगठन जो हो वो विशेष सुविधा संपन्न हो, यानी हमारे लिए वो विशेष सुविधा उपलब्ध कराए वो समाज। हम सब लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे अपने निजी हितों को दरकिनार कर समाज की भलाई के बारे में सोचे, खासकर तब जब उन्हें यह यकीन हो कि उनका फैसला भविष्य में उनके बच्चों को मिलने वाली ज़िंदगी और मौक़ों को प्रभावित करने जा रहा है। क्या करें फ्रेंड्स, ये कह रहे हैं कि हम जो है यानी लोगों से हम ये आशा नहीं रखते कि वो जो है अपने खुद के हितों को ध्यान में यानी खुद के हितों को दूर करके समाज की भलाई में सोचेंगे। यानी मित्रों अगर व्यक्ति सोचेगा ना तो पहले अपने बारे में सोचेगा, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो भी तब अगर मान लीजिए अपने उनके बच्चे जो हैं और उनके बच्चे पर जो है किसी प्रकार की यानी उनकी बच्चों की जो ज़िंदगी होगी और उनके बच्चों को जो अवसर मिलेंगे अगर उस पर जो है उसका प्रभाव पड़ेगा तब तो वे जो है ज़रूर खुद का पहले सोचेंगे और बाद में जो है दूसरों का सोचेंगे या नहीं सोचेंगे। ठीक है, वस्तुतः हमारे माता पिता से ये आशा करते हैं कि वे अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा क्या करें, क्या है। ठीक है, इसके बारे में सोचे और सहयोग दें, लेकिन ऐसे परिदृश्य किसी समाज के लिए न्याय के सिद्धांत की बुनियाद का निर्माण नहीं कर सकते। तो हम ऐसे निर्णय पर कैसे पहुँचे जो निष्पक्ष और न्यायसंगत भी हो। क्या करा फ्रेंड्स, हम ये आशा करते हैं अपने माता पिता से कि अपने बच्चों के लिए जो है सबसे अच्छा क्या है। तो आगे वे कहते हैं कि किसी समाज के लिए हम जो है न्याय की बात अगर अपन करेंगे तो ऐसे फिर हम न्याय की समाज के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि जो व्यक्ति अपने बारे में पहले सोच रहा है समाज के बारे में बाद में सोचेगा तो वो फिर क्या न्याय करेगा। आगे देखो कह रहे हैं जॉन रॉल्स ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया। वे तर्क करते हैं कि निष्पक्ष और न्यायसंगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए। क्या करें मित्रों, जॉन रॉल्स इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए निष्पक्ष और न्यायसंगत नियम तक हमें पहुंचने का कोई यानी निष्पक्ष और न्यायसंगत नियम तक पहुंचने का अगर कोई रास्ता है तो वो है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करेंगे जहाँ पे जो है निर्णय लेना होगा कि समाज को जो है कैसे संगठित किया जाना चाहिए। ठीक है, जबकि हमें ये ज्ञात नहीं है कि उस समाज में हमारी क्या जगह होगी, अर्थात हम नहीं जानते कि किस किस्म के परिवार में हम जन्म लेंगे। हम उच्च जाति के परिवार में पैदा होंगे या निम्न जाति में धनी होंगे, गरीब सुविधा संपन्न होंगे या सुविधाहीन। रोल्स तर्क देते हैं कि अगर हमें यह नहीं मालूम हो इस मायने में कि हम कौन होंगे और भविष्य के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले होंगे, तब हम भविष्य के उस समाज के नियमों और संगठन के बारे में जिस निर्णय का समर्थन करेंगे वह तमाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा। क्या करें फ्रेंड्स, ये कहना चाह रहा है कि हमें यह पता नहीं होता कि हम जो है किसी गरीब परिवार में जन्मेंगे या धनी परिवार में, या फिर हम गरीब होंगे या जो है अमीर होंगे। ठीक है, और अगर मान लो हमें यह मालूम हो जाए कि हम जो है कौन से परिवार में जन्मेंगे, हम कौन होंगे, तब हम जो भविष्य के उस समाज के जो नियमों के बारे में समर्थन करेंगे ना तो फिर हम तमाम सदस्यों के लिए अच्छा ही होगा। और रॉल्स ने इसे अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा। वे आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की हालत में हर आदमी आमतौर पर जैसे सब करते हैं अपने खुद के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करेगा। यानी मित्रों ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में क्या करता है, पहले अपना सोचता है बाद में दूसरों की सोचता है। ठीक है, चूँकि कोई नहीं जानता कि वह कौन होगा और उसके लिए क्या लाभप्रद होगा, इसलिए हर कोई सबसे
बुरी जान स्थिति के मद्देनजर समाज की कल्पना करेगा। यानी मित्रों, किसी व्यक्ति को ये पता नहीं होता कि वो कौन होगा और कैसे क्या यानी कौन से परिवार में जन्म लेगा। और आगे कहते हैं, खुद के लिए सोच विचार कर सकने वाले व्यक्ति के सामने ये स्पष्ट करे रहेगा कि जो जन्म से सुविधा संपन्न है और वे कुछ विशेष अवसरों का उपभोग करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से यदि उनका जन्म समाज के वंचित तबके में हो जहां वैसा कोई अवसर नहीं मिले, तब क्या होगा। इसलिए अपने स्वार्थ में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए यही उचित होगा कि वह संगठन के ऐसे नियमों के बारे में सोचे जो सब कमजोर तबके के लिए यथोचित अवसर सुनिश्चित कर सके। ऐसे प्रयास से दिखेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसे महत्वपूर्ण संसाधन सभी लोगों को प्राप्त हो, चाहे वे उच्च वर्ग के हों या न हों। क्या करें मित्रों, ये बात न्याय की एक यहाँ पे कर रहे हैं कि आगे जाकर के कहते हैं क्या, कोई भी व्यक्ति जो होता है ना, वो सबसे पहले खुद के बारे में सोचता है, ठीक है। और आगे कहते हैं कि व्यक्ति के सामने ये स्पष्ट रहेगा कि वह जन्म से सुविधा संपन्न है, या अगर मान लो उसको कुछ विशेष अवसर मिल रहे हैं, ठीक है, तब तो उसको जो है अच्छा अनुभव होगा। लेकिन अगर मान लो दुर्भाग्य से वो किसी ऐसे परिवार में जन्म ले जहाँ पर जो उसको मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं मिल पाई है और कुछ अवसर भी वहाँ उनको नहीं मिल पा रहे हैं, तब क्या होगा उस व्यक्ति का, ठीक है। तो आगे ये कहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य या महत्वपूर्ण जो संसाधन जितने भी हो सभी लोगों को प्राप्त होने चाहिए, ठीक है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, लेकिन सभी को समान अवसर वहाँ पे उपलब्ध होने चाहिए। बेशक अपनी पहचान को विस्मृत करना और अज्ञानता के आवरण में खड़ा होने की कल्पना करना किसी के लिए सहज नहीं है, लेकिन तब अधिकांश लोगों के लिए यह भी उतना ही कठिन है कि वे आत्मत्यागी बने और अजनबी लोगों के साथ अपने सौभाग्य की हिस्सेदारी करें। यानी मित्रों, ये यहाँ पे फिर जो है न्याय की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सभी लोगों को ऐसा होना चाहिए कि जितना भी जो उनको लाभ मिलता है, ठीक है, और जितने भी अवसर मिलते हैं, ठीक है, तो वे सभी जो उनका त्याग करना चाहिए, यानी आपस में जो उनको यानी उनको मिल बांट करके जो है उसका लाभ उठाना चाहिए। यही कारण है कि हम आदतन आत्मत्याग को वीरता से जोड़ते हैं। इन मानवीय दुर्बलताओं और सीमाओं के मद्देनजर हमारे लिए ऐसे ढांचे के बारे में सोचना बेहतर होगा जिसमें असाधारण कार्रवाइयों की जरूरत न रहे। अज्ञानता के आवरण वाली स्थिति की यह विशेषता है कि उसमें लोगों से सामान्य रूप से विवेकशील मनुष्य बने रहने की उम्मीद बनती है। उनसे अपने लिए सोचने और अपने हित में जो अच्छा हो उसे चुनने की अपेक्षा रहती है। हालांकि प्रासंगिक बात यह है कि जब वे अज्ञानता के आवरण में रह कर चुनते हैं तो वे पाएंगे कि सबसे बुरी स्थिति से ही सोचना उनके लिए हितकर होगा। मतलब मित्रों, यह क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारी स्थिति खराब हो, ठीक है, मानवीय दुर्बलताएं हो और अगर हमारी स्थिति सही नहीं हो, तो हमें जो है ऐसे ढांचे के बारे में यानी ऐसे एक सिस्टम के बारे में सोचना होगा जहाँ पे क्या होगा कि हमें जो है यानी हमारे लिए अलग से कोई विशेष कार्रवाई वहाँ नहीं हो, ठीक है। और आगे कहते हैं कि अगर हम बुरी स्थिति में सोचेंगे ना, तो हम जो बुरी स्थिति में सोचेंगे वो हमारे लिए हितकर ही होगा। और मित्रों आगे क्या कहते हैं, मैंने सुना है कि न्याय में देर होना अंधेर होना है। लोग ऐसा क्यों करते हैं, यानी ये लड़का है पूछ रहा है कि न्याय में अगर मान लीजिए देरी हो जाए तो उसका मतलब अंधेरा है उसके जीवन में, ठीक है। और सही बात भी है, क्योंकि उसके पास न्याय ही नहीं है तो फिर समानता के अवसर भी उसके पास जो है उनका कोई औचित्य नहीं रह जाता। क्योंकि यदि किसी विवाद में निर्णय बहुत देर से होता है तो हो सकता है कि पीड़ित व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई से कोई लाभ नहीं मिले। क्या ऐसा मुकदमा जीतने का कोई फायदा है जिसका फैसला मरने के बाद आए। बिल्कुल मित्रों, सही बात की जा रही है। और वर्तमान में भी हम देखते हैं क्या कि कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति होता है जिसने विवाद यानी जिन लोगों के मध्य विवाद हुआ, ठीक है, तो वो व्यक्ति जिनके मध्य विवाद था उनमें से एक व्यक्ति मर गया और उसके बाद जो विवाद का फैसला आया है। तो ये जो है मित्रों हमारी विडंबना है हमारी न्यायपालिका की कि इतने जो है लंबित मामले हमारे देश में रहते हैं कि वो मामले सुलझ नहीं पाते, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि न्याय में देरी हो रही है ना, तो अंधेरा उसका मतलब है उसका जीवन में अंधेरा है, क्योंकि न्याय नहीं है उसके पास उसके साथ, ठीक है। और आगे मित्रों क्या कहते हैं, देखो आगे फिर चर्चा की जाती है कि अज्ञानता का कल्पित आवरण ओढ़ना उचित कानूनों और नीतियों की प्रणाली तक पहुंचने का पहला कदम है। क्या कह रहा है, अज्ञानता का हमने आवरण ओढ़ लिया तो जो उचित कानून है और जो नीतियां हैं, ठीक है, उनकी प्रणाली तक पहुंचने का पहला कदम है। और इससे यह प्रकट होगा कि विवेकशील मनुष्य न केवल सबसे बुरे संदर्भ के मद्देनजर चीज़ों को देखेंगे, बल्कि वे यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा निर्मित नीतियां समग्र समाज के लिए लाभप्रद है। यानी मित्रों क्या कर रहा है कि विवेकशील जो मनुष्य होगा, बुद्धिमानी जो प्राणी होगा, वो ये भी सोचेगा कि जो हम नीतियां बनाएंगे वो सभी समाज के लिए लाभप्रद हो। दोनों चीज़ों को साथ साथ चलना है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वे आगामी समाज में कौन सी जगह लेंगे। इसलिए हर कोई ऐसे नियम चाहेगा जो अगर वे सबसे बुरी स्थिति में भी जीने वालों के बीच पैदा हो तब भी उनकी रक्षा कर सके। यानी मित्रों अगर कोई व्यक्ति होगा ना, तो वो यही चाहेगा कि अगर मान लीजिए मेरी बुरी से बुरी स्थिति भी आ जाए ना, तो भी मैं जो है उस बुरी से बुरी स्थिति में सर्वाइव जो है कर पाऊँ, ठीक है। और आगे मित्रों क्या कर रहा है, मैं अपनी रक्षा भी कर सकूँ, लेकिन उचित तो यही होगा कि वे यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि उनके द्वारा चुनी हुई नीतियाँ
बेहतर स्थिति वालों को कमजोर न बना दें, क्योंकि यह संभावना भी हो सकती है कि वे खुद भविष्य के उस समाज में सुविधा संपन्न स्थिति में पैदा हों। इसलिए यह सभी के हित में होगा कि निर्धारित नियमों और नीतियों से संपूर्ण समाज को फायदा होना चाहिए, किसी एक खास हिस्से को नहीं। यदि यहाँ निष्पक्षता विवेक सम्मत कार्रवाई का परिणाम है, न कि परोपकार या उदारता का। और मित्रों आगे यह क्या कहता है, आगे ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए हम नीतियाँ बना रहे हैं ना, तो जो हम नीतियाँ बना रहे हैं वो उन नीतियों का प्रभाव जो है, जो अच्छे यानी जो सुविधा संपन्न लोग हैं उनको जो है वो नीतियाँ कमज़ोर न बना दे। और आगे ये कहते हैं कि हमें जो है क्या करना होगा, हमें ऐसे निर्धारित नियमों और नीतियों को बनाना होगा जो संपूर्ण समाज को फायदा पहुँचाए। ठीक है। और आगे ये कहते हैं कि यहाँ निष्पक्षता विवेक सम्मत कार्रवाई का परिणाम है, न कि परोपकार या उदारता का। यानी निष्पक्ष हम जो है बनेंगे, ठीक है, तो ये जो है विवेक सम्मत कार्रवाई है, परोपकार हम नहीं कर रहे हैं, हम ना कोई उदारता कर रहे हैं। इसलिए रोल्स तर्क देते हैं कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है। मित्रों जॉन रोल्स फिर तर्क देते हैं कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन जो होता है ना, वो हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर के विचार करने की प्रेरणा देता है। ठीक है। इस उदाहरण में हमारे पास पहले से बना बनाया कोई लक्ष्य या नैतिकता के प्रतिमान नहीं होते। हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, यह निर्धारित करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। यदि यही विश्वास रोल्स के सिद्धांत को निष्पक्ष और न्याय के प्रशासन को हल करने का महत्वपूर्ण और सबल रास्ता बना देता है। और मित्रों आगे ये कहता है कि जो भी यानी हमारे लिए कोई भी लक्ष्य पहले से बना हुआ नहीं होता। ठीक है। जो भी हम सोचते हैं ना, और हमारे लिए सबसे अच्छा क्या होता है, तो ये निर्धारित करने के लिए हम स्वतंत्र होने चाहिए। ठीक है। आगे फ्रेंड्स सामाजिक न्याय का अनुसरण की यहाँ बात की जाती है। क्या करें कि यदि किसी समाज में बेहिसाब धन दौलत और उनके स्वामित्व के साथ जुड़ी सत्ता का उपभोग करने वाले तथा बहिष्कृतों और वंचितों के बीच गहरा और स्थायी विभाजन मौजूद है, तो हम कहेंगे कि वहाँ सामाजिक न्याय का अभाव है। मित्रों कई बार हमने चर्चा भी की है कि सामाजिक न्याय की अगर हम बात आती है तो कुछ लोगों के पास जो है अकूत धन संपत्ति है। ठीक है। पैसा धन दौलत है, जायदाद है। ठीक है। और किसी के पास क्या है, वंचित हैं, समाज की मुख्य धारा में वो शामिल नहीं है, दबे कुचले वर्ग हैं, उनके साथ जो है शोषण होता है। ठीक है। तो फिर उस स्थिति में जो असमानता प्रकट होती है और जो है फिर वहाँ पे अन्याय भी होता है, यानी न्याय का वहाँ अभाव है। हम यहाँ सिर्फ समाज में विभिन्न व्यक्तियों के जीवन यापन के सिर्फ विभिन्न स्तरों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। न्याय के लिए लोगों के रहन सहन के तौर तरीकों में पूर्ण समानता और एकरूपता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस समाज को न्यायपूर्ण ही माना जाएगा जहाँ धनी और गरीब के बीच खाई इतनी गहरी हो कि वे बिल्कुल भिन्न भिन्न दुनिया में रहने वाले लगे हों, और जहाँ अपेक्षाकृत वंचितों को अपनी स्थिति सुधारने का कोई मौका नहीं मिले। ठीक है। चाहे वे कितना भी कठिन श्रम क्यों न करें। दूसरे शब्दों में न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी स्थितियां जरूर मुहैया करानी चाहिए, ताकि वे स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने में सक्षम हो सकें, समाज में अपनी प्रतिभा का विकास करें और इसके साथ समान अवसरों के जरिए अपने चुने हुए लक्ष्य की ओर भी बढ़ें। क्या करा मित्रों, ये आगे फिर कहना चाहता है कि न्याय के लिए हमें क्या करना होगा कि अगर मान लीजिए कि असमानता है, किसी के पास बहुत सी धन दौलत है, किसी के पास जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं है, तो न्याय का अभाव है। और ठीक है। और आगे ये कहते हैं कि हम जो है यहाँ पे इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि न्याय के लिए जो लोग होते हैं ना, वो उनके रहन सहन के तौर तरीकों में पूर्ण समानता और अगर एकरूपता नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि वो जो समाज जो है ना वो अन्यायपूर्ण है, यानी उस समाज में अन्याय है, उस समाज में न्याय नहीं है। जहाँ धनी और गरीब के बीच जो है खाई इतनी गहरी है कि धनी यानी गरीब बनता जा रहा है, अमीर गरीब है। ठीक है। अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है, और ऐसी दुनिया लग रही है कि मानो जो है वो दोनों किसी अलग दुनिया में रह रहे हों। ठीक है। और आगे कहते हैं कि न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिए हमें जो है बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी स्थितियां जरूर मुहैया करानी चाहिए, ताकि वे एक स्वस्थ और स्वाभिमानी और गरिमापूर्ण जीवन जी सके। ठीक है। और आगे कहते हैं समाज में अपनी प्रतिभा का विकास भी वो कर सकें और उनके साथ समान अवसर हों, और अपना जो भी वो जीवन में पाना चाहते हैं, जिस भी लक्ष्य को वो अचीव करना चाहते हैं, वो लक्ष्य को अचीव कर सकें। ठीक है। आगे फिर देखो क्या कह रहा है, अगर अपन चर्चा करें तो फिर देखो क्या कह रहा है। ये कहता है कि सामाजिक न्याय के अनुसरण की हमने चर्चा की, और आगे देखो क्या कह रहा है लोगों की ज़िंदगी के लिए जरूरी बुनियादी स्थितियों का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं। विभिन्न सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की गणना करने के लिए विभिन्न तरीके ईजाद किए हैं। क्या कह रहा है मित्रों, ये कहना चाह रहा है कि जो लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं होती है ना, उसका हम निर्धारण कैसे करें। तो बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी है, जैसे WHO है, और भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मिलकर के जो है उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की गणना करने के लिए क्या है बहुत से तरीके उन्होंने बनाए हैं।
लेकिन सामान्यतः इस पर सहमति है कि स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की बुनियादी मात्रा, आवास, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, शिक्षा, न्यूनतम मजदूरी इन बुनियादी स्थितियों के महत्वपूर्ण हिस्से होंगे। क्या करा है मित्रों, अगर हम बुनियादी आवश्यकताओं के ऊपर बात करेंगे ना, तो उसमें हम जो है शुद्ध पानी, शिक्षा, न्यूनतम मजदूरी और रहने के लिए जो है आवास, तो इन सभी को जो है उसमें शामिल करेंगे। ठीक है, लोगों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी समझी जाती है। हालांकि सभी नागरिकों के लिए इन बुनियादी शर्तों की पूर्ति, खासकर भारत जैसे देश में जहां गरीबों की बड़ी तादाद है, सरकार पर भारी बोझ बन सकती है। क्या कह रहा है मित्रों, ये कहना चाह रहा है कि जो भी सरकार होगी ना, जिस भी देश में सरकार होगी, लोकतांत्रिक सरकार, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो जो है अपने नागरिकों को, अपने देश के लोगों को बुनियादी आवश्यकताएं पूर्ति करे। ठीक है, और आगे ये कहता है कि भारत जैसा जो देश है, वहाँ जो है गरीब लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उन पर जो है फिर सरकार का बोझ बनेगा। यानी सरकार अगर उनके लिए, सभी के लिए बुनियादी आवश्यकताएं पूर्ति करेगी, तो फिर सरकार पर बोझ बढ़ेगा, और फिर सरकार जो है उनका राजकोष से घाटा बढ़ेगा, और सरकार को जो है फिर ऋण लेना पड़ेगा। यानी आगे जाकर फिर लंबी प्रक्रिया वहाँ जो है चलती है। आगे देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि अगर हम सब इस बात पर सहमत भी हो जाएं कि राज्य को समाज के सबसे वंचित सदस्यों की मदद करनी चाहिए, जिससे वे बाकियों के साथ एक हद तक समानता का आनंद ले सकें, तब भी इस बात पर असहमति हो सकती है कि इस लक्ष्य को पाने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा। क्या करें मित्रों, अगर हम जो इस बात पर सहमत भी हो जाएं, किस बात पर, कि समाज के जो वंचित वर्ग हैं, ठीक है, उन वंचित और दबे कुचले वर्गों की सरकार को जो सहायता करनी चाहिए, ठीक है, फिर भी जो है हम इस बात का, यानी फिर भी हम इस बात की असहमति, यानी फिर भी हम जो इस बात पर सहमत नहीं होंगे, किस पर, कि अगर हमें उनको सुविधाएं देनी है, तो उस सुविधाएं देने के लिए हमें जो कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। और आगे क्या कहता है, आजकल हमारे समाज में और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी यह बहस चल रही है कि क्या मुक्त बाजार के जरिए खुली प्रतियोगिता को बढ़ावा देना समाज की सुविधा प्राप्त सदस्यों को नुकसान पहुंचाए बगैर सुविधाहीनों की मदद करने का सर्वोत्तम तरीका होगा, या कि गरीबों को न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। क्या करा मित्रों, वर्तमान में इस बात पर भी बहस चल रही है, किस पर, कि एक खुली प्रतियोगिता के माध्यम से जो है हम मुक्त बाजार को बढ़ाएंगे। ठीक है, और जो सुविधाहीन लोग हैं उनको जो है हम सुविधाएं अगर देंगे, तो उसका सर्वोत्तम तरीका क्या होगा। तो इस बात पर वर्तमान में जो है बहस भी चल रही है। और आगे कहते हैं, हमारे देश में इन भिन्न प्रस्तावों का विभिन्न राजनीतिक समूह समर्थन कर रहे हैं, जो ग्रामीण या शहरी गरीब जैसे सीमांत समूह की आबादी की सहायता के लिए विभिन्न योजनाओं के तुलनात्मक गुण दोष पर बहस करते हैं। इस खंड में हम संक्षेप में इस विवाद की भी परख करेंगे। क्या कह रहा है मित्रों, ये कह रहा है कि हमारे देश में जो भिन्न भिन्न प्रस्तावों का जो है लोग, जो राजनीतिक समूह है, वो समर्थन भी कर रहे हैं। किसका, कि जो ग्रामीण और शहरी जो गरीब हैं, ठीक है, उनकी जो है विभिन्न योजनाओं के लिए जो उनके जो है क्या क्या गुण दोष होंगे, इस पर जो है उन पर बहस भी हो रही है, कि उनका जो है सरकार ने कोई योजना चलाई है, तो उसी योजना का उन लोगों पर क्या प्रभाव अच्छा होगा, क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा। आगे फ्रेंड्स, मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप की बात की जाती है, कि हम जो है बाजार को मुक्त कर देंगे, वो जो निर्णय लेना चाहेगा वो निर्णय लेगा, या फिर जो है राज्य बाजार को नियंत्रित करेगा। देखो क्या कह रहा है, मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है, जहां तक संभव हो व्यक्तियों को संपत्ति अर्जित करने के लिए मूल्य, मजदूरी, मुनाफे के मामले में दूसरों के साथ अनुबंध और समझौतों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। यानी मित्रों, ये यहाँ पे फ्री मार्केट की बात की जा रही है, कि जो भी मुक्त बाजार होगा, उसमें जो भी लोग होंगे, तो उनके पास क्या होगी, संपत्ति अर्जित करने के लिए उनके पास जो है पैसा होना चाहिए। मजदूरी और मुनाफे के मामले में जो भी वो काम करेंगे, यानी जो भी वो निर्णय लेंगे, तो वो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेंगे। ठीक है, आगे मित्रों, अगर अपन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की यहाँ बात करें, देखो क्या करें, न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। क्या करें मित्रों, अंबेडकर जी यहाँ कह रहे हैं कि न्यायपूर्ण समाज वो होगा, यानी एक न्यायी और एक सामाजिक न्याय वाला समाज वह होगा जहाँ पे जो क्या होगा, कि सम्मान की बढ़ती हुई भावना होगी। ठीक है, यानी सम्मान हमेशा वहाँ बढ़ता रहेगा लोगों का, और अपमान जो है दिनों दिन वहाँ पे कम होता रहेगा। ठीक है, और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करेगी। ठीक है, तो अंबेडकर जी ने फिर यहाँ पे, अंबेडकर जी भी आए और उन्होंने भी जो है न्याय की संकल्पना यहाँ दे रहे हैं। आगे देखो क्या करें, उन्हें लाभ की अधिकतम मात्रा हासिल करने हेतु एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता करने की छूट होनी चाहिए। यह मुक्त बाजार का सरल चित्रण है। और मुक्त बाजार के समर्थक मानते हैं कि अगर बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए, तो बाजारी कारोबार का योग कुल मिलाकर समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देगा। क्या करें मित्रों, ये फिर आगे कुछ कहते हैं, कौन, जो मुक्त बाजार के समर्थक लोग हैं, जो ये कहते हैं कि बाजार जो है फ्री निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए बाजारों को हम राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर देंगे ना, तो फिर क्या होगा कि बाजार जो होगा, बाजार में कारोबार दिनों दिन बढ़ेगा,
और जो उससे लाभ मिलेगा ना, वो जो है लाभ और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण भी समाज में वितरण होगा। आगे देखो क्या करें, इससे योग्यता और प्रतिभा से लैस लोगों को अधिक प्रतिबल मिलेगा, जबकि अक्षम लोगों को कम हासिल होगा। इनकी उनकी मान्यता है कि बाजारी वितरण का जो भी परिणाम हो वह न्याय संगत होगा। मित्रों फिर आगे कह रहे हैं कौन, कि जो मुक्त बाजार के समर्थक लोग हैं, कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम जो है हम हम जो भी काम करेंगे, हम जो भी लाभ हम लेंगे, तो उसका जो हम वितरण समाज में कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि योग्यता और प्रतिभा से लेस जो लोग हैं, ठीक है, उनको तो इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन अक्षम जो लोग हैं उनको कम हासिल होगा। ठीक है, तो आगे कहते हैं कि बाजारी वितरण का भी जो भी परिणाम होगा वो न्याय संगत होगा। और आगे देखो क्या करें, हालांकि मुक्त बाजार के सभी समर्थक आज पूर्णतया अप्रतिबंधित बाजार का समर्थन नहीं करेंगे। यानी मित्रों क्या करें कि मुक्त बाजार के जितने भी समर्थक हैं ना, आज वो समर्थक एक अप्रतिबंधित बाजार का समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है, यानी वो प्रतिबंधित बाजार का ही समर्थन करेंगे। कई लोग अब कुछ प्रतिबंध स्वीकार करने को तैयार होंगे, मसलन सभी लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी जीवन मानक सुरक्षित करने हेतु राज्य हस्तक्षेप करे, ताकि वे समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ हो। यानी मित्रों बिल्कुल सही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम बाजार को मुक्त अवस्था में छोड़ देंगे, तो फिर बाजार क्या करेगा कि अपनी मनमानी करने लगा। ठीक है, जितने वो दाम वसूलेगा उतना दाम जो है लोगों को देना पड़ेगा। राज्य जो अगर हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो फिर जो है उस समाज में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं होगी, यानी वहाँ पे फिर शोषण होगा लोगों का। ठीक है, तो इस प्रकार से राज्य की भूमिका वहाँ जो है एक बहुत बड़ी उभर करके आती है। ठीक है, आगे देखो क्या करें कि कहता है, लेकिन वे तर्क कर सकते हैं कि यहाँ भी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और ऐसी अन्य सेवाओं के विकास के लिए बाजार को अनुमति देना ही लोगों के लिए बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति का सबसे कारगर तरीका हो सकता है। दूसरे शब्दों में ऐसी सेवाएं मुहैया कराने के लिए निजी एजेंसी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जबकि राज्य की नीतियाँ इन सेवाओं को खरीदने के लिए लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश करें। यानी मित्रों क्या करें कि वो जो लोग होंगे जो बाजार का समर्थन कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि ऐसी सेवाएं मुहैया कराने के लिए क्या करें कि हमें जो है शिक्षा है, स्वास्थ्य या ऐसी कोई और भी सेवाएं हमें उपलब्ध कराना है, तो हम जो है क्या करना चाहिए हमको कि निजी एजेंसी को हमारे द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आगे देखो क्या करें, राज्य के लिए यह भी जरूरी हो जाता है कि वह उन वृद्धों और रोगियों को विशेष सहायता प्रदान करें जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। मित्रों क्या करें कि फिर राज्य की यानी राज्य की फिर भूमिका उभर करके आ रही है कि राज्य की यह भी जिम्मेदारी है कि जो समाज के जो भी वृद्ध जन हैं, ठीक है, जो बूढ़े लोग हैं, जो रोगी हैं, उनको वह विशेष सहायता प्रदान करेंगे। और मित्रों आपको पता होगा कि जो पेंशन दी जाती है और रोगियों के लिए जो विशेष प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधी योजनाएं जो चलाई जाती है, वो फिर हमारे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ही तो चलाई जा रही है। मित्रों जो हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं, अनुच्छेद 35 से लेकर के 51 तक, ठीक है, तो फिर वो जो है वहाँ पर इन बातों की जो है यानी इन बातों की फिर भूमिका वहाँ पर उभर करके आती है कि राज्य की जो है यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, आगे कहते हैं कि लेकिन इसके आगे राज्य की भूमिका नियम कानून का ढांचा बरकरार रखने तक ही सीमित रहनी चाहिए, जिससे व्यक्तियों के बीच जबरदस्ती और अन्य बाधाओं से मुक्त प्रतिद्वंदिता सुनिश्चित हो। उनका मानना है कि मुक्त बाजार उचित और न्यायपूर्ण समाज का आधार होता है। यानी मित्रों क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि राज्य जो होगा वो राज्य जो है कानून के माध्यम से काम करेगा, यानी राज्य पर भी कुछ जो है सीमाएं रहनी चाहिए, ताकि वो जो अपना मनमानी नहीं कर सके। यानी मित्रों मार्केट भी अपनी मनमानी नहीं करना चाहता, यानी मार्केट भी अपनी मनमानी नहीं करे और राज्य भी मनमानी नहीं करे। और कहा जाता है कि बाजार क्या करें, उनका मानना है कि मुक्त बाजार उचित और न्यायपूर्ण समाज का आधार होता है। कहा जाता है कि बाजार किसी व्यक्ति की जाति या धर्म की परवाह नहीं करता, वह यह भी नहीं देखता कि आप मर्द हैं या औरत, वह इन सबसे निरपेक्ष रहता है और उसका सरोकार आपकी प्रतिभा और कौशल से, अगर आपके पास योग्यता है तो बाकी सब बातें बेमानी है। यानी मित्रों मुक्त बाजार की फिर यहाँ पे समर्थन कहा जा रहा है कि मुक्त बाजार जो होता है ना, वो जाति धर्म संप्रदाय नहीं देखता, ठीक है, और वह यह भी नहीं देता कि कोई व्यक्ति मर्द है या कोई व्यक्ति जो है महिला है या और कोई अन्य है, ठीक है, तो वो जो है निरपेक्ष रूप से काम करता है और जो है जितना भी व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति के पास जितनी योग्यता है उस व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसको काम मिलता है। आगे क्या कहता है देखो, कह रहे हैं बाजारी वितरण के पक्ष में एक तर्क यह दिया जाता है कि यह हमें ज़्यादा विकल्प प्रदान करता है। यानी बाजार के वितरण के पक्ष में तर्क दे रहे हैं कि बाजार जो होता है ना, वो हमें क्या करता है, ज़्यादा विकल्प, ज़्यादा ऑप्शन प्रदान करता है। इसमें शक नहीं है कि बाजार प्रणाली उपभोक्ता के तौर पर हमें ज़्यादा विकल्प देती है। हम जैसा चाहें वैसा चावल पसंद कर सकते हैं और पसंदीदा स्कूल जा सकते हैं, बशर्ते उनकी कीमत चुकाने के लिए हमारे पास साधन हो। यानी मित्रों कह रहा है कि हमारे पास जो इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जो है हम जो निर्णय लेना चाहिए, जिस स्कूल में पढ़ना चाहें उसमें हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो है उसमें फीस भरने के लिए भी पैसे होने चाहिए। लेकिन बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं के मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं और सेवाएं लोगों को खरीदने लायक कीमत पर उपलब्ध हो। यानी मित्रों बेशक अगर हमें सुविधाएं मिल रही है तो सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए कि वो जो है एक निर्वहन योग्य हो, यानी उनका पैसा हम चुका सकें।
यानी गुणवत्तापूर्ण भी होनी चाहिए और सस्ती, सुंदर और टिकाऊ होनी चाहिए। ऐसी सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। यदि निजी एजेंसियां ऐसे अपने लाभदायक नहीं पाती तो वे एक उस खास बाजार में प्रवेश नहीं करेंगी तथा सस्ती और घटिया सेवाएं मुहैया कराएंगे। नहीं मित्रों, क्या करा है कि फिर बाजार की फिर यहाँ पे जो है आलोचना की जा रही है कि बाजार जो होता है ना, अगर मान लीजिए उसको लाभ नहीं हो रहा है किसी चीज़ में, तो वो जो क्या करता है, वो जो भी प्रोडक्ट बना रहा है वो उसको बंद कर देगा। और अगर मान लीजिए कि अगर उसको लाभ नहीं हो रहा है और फिर भी वो वस्तुएं बेच रहा है, तो इसका मतलब वो भ्रष्टाचार कर रहा है, यानी वो घटिया वस्तुएं बेच रहा है और मुनाफा फिर वहाँ ज़्यादा कमा रहा है। यही वजह है कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में बहुत कम निजी विद्यालय हैं और कुछ खुले भी हैं तो वे निजी निम्न स्तरीय हैं। स्वास्थ्य सेवा और आवास के मामले में भी सच यही है। इन परिस्थितियों में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। यानी मित्रों, फिर जो है आगे फिर आलोचना करते हैं बाजार की कि बाजार जो होता है ना, वो जो है मनमानी अपनी करता है और कहते हैं कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ हम प्राइवेट स्कूल कम देखते हैं और हम देखते भी है तो वहाँ जो कम निम्न स्तरीय है। यानी लोगों के पास ग्रामीण क्षेत्र में इतना पैसा नहीं है कि वो जो है अच्छे स्कूलों में और कन्वेंट स्कूलों में जो बच्चों को पढ़ा सके और उतनी फीस भर सकें। तो इसी के संदर्भ में फिर आगे कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवा का और आवास की अगर हम बात करेंगे तो फिर वहाँ भी यही हम देखते हैं। इस कारण फिर जो है सरकार आगे आकर की अपनी भूमिका लेती है और विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर अन्य कोई आवास योजनाएं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे देखो फिर क्या चर्चा की जाती है कि आगे कहते हैं कि मुक्त बाजार और निजी उद्यम के पक्ष में अक्सर सुनने में आने वाला दूसरा तर्क यह है कि वे जो सेवाएं मुहैया कराते हैं उनकी गुणवत्ता सरकारी संस्थानों के द्वारा प्रदत्त सेवाओं से प्राय बेहतर होती है। यानी मित्रों, हम भी अक्सर ये देखते हैं कि हम भी बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की सोचते हैं। क्यों? क्योंकि एक हमारे दिमाग में जो है एक ऐसी परसेप्शन बना हुआ है कि प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। ठीक है, जबकि मित्रों प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो इतने अनुभवी नहीं होते। लेकिन फिर भी हम जो है प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जो एक डिसिप्लिन होता है बच्चों में और वहाँ नई नई चीज़ें बच्चों को सीखने को मिलती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कूल होती है वहाँ जो है टीचर भी होते हैं, वो जो है एक लेजीनेस होती हैं, उनको काम करने में जो है थोड़ा जोर आने लगता है। ठीक है, तो इस कारण से फिर यहाँ पे बात की जाती है कि जो है मुक्त बाजार और जो हमारे बाजार की यहाँ पे फिर जो है समर्थन वापस से किया जा रहा है। तो इस प्रकार से मित्रों बाजार में जो कमियां भी हैं और बाजार में जो है क्या उनका समर्थन भी हम कर सकते हैं, लेकिन इन सेवाओं की कीमत उन्हें गरीब लोगों की पहुंच से बाहर कर देती है। निजी व्यवसाय वही जाना चाहता है निजी व्यवसाय वहीं जाना चाहता है जहां उसे सबसे ज़्यादा मुनाफा मिले और इसलिए मुक्त बाजार ताकतवर, धनी और प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने को प्रवृत्त होता है। इसका परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर और सुविधाहीन लोगों के लिए अवसरों का विस्तार करने के बजाय अवसरों से वंचित करना हो सकता है। यानी मित्रों, कुल मिलाकर जो मैं बात आ रही है कि एक सिक्के के जिस प्रकार से दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ बाजार की जो है आलोचना भी की जा रही है और बाजार का यहाँ समर्थन भी किया जा रहा है कि जिस प्रकार से बाजार जो होता है, ठीक है, मुक्त बाजार जो हमें अच्छी सुविधाएं, अच्छी हमें स्कूल और अच्छे हमारे गुणवत्तापूर्ण हमें सुविधाएं प्रदान करता है। उसी प्रकार से जो क्या करता है कि बाजार को अगर व्यवसायी यानी बाजार को अगर मान लीजिए मुनाफा होगा ना, फायदा होगा, तभी वो बाजार जो है सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। जितना उसको पैसा चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के एवज में, ठीक है, किसी भी सुविधा के देने के एवज में, तो अगर मान लीजिए उसको जितना पैसा चाहिए उसका उतना मिल गया तो जो है वो खुश है और वो जो है अपनी सेवाएं आपको देगा। लेकिन मित्रों इसके जो है फिर हमें परिणाम क्या देखने को मिलते हैं कि अगर मान लीजिए जितनी उसको, यानी मान लीजिए किसी प्रोडक्ट उसने बनाया, कोई भी वो जो हमें सुविधा दे रहा है और अमीर लोगों के पास यानी सुविधा संपन्न लोगों के पास इतना पैसा कि वो पैसा भर पाएंगे उस सुविधा का, तो फिर क्या होगा कि जो गरीब लोग हैं वो इसका पैसा नहीं भर पाएंगे, तो इससे जो है असमानता पनपेगी। ठीक है, तो वंचित जो है वो फिर वंचित बना रह जाता है और वो सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता। असमानता फिर समाज में बनने लगती है और जो बात की जाती है गरीब और गरीब बनता जाएगा और अमीर और अभी अमीर, तो वो फिर ये कॉन्सेप्ट जो फिर लागू होने लगता है और इस प्रकार से अमीर और गरीब के बीच जो है खाई वो बढ़ने लगती है। और आगे देखो क्या करें, तर्क तो बहस के दोनों पक्षों के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन मुक्त बाजार आमतौर पर पहले से ही सुविधा संपन्न लोगों के हक में काम करने का रुझान दिखलाते हैं। इसी वजह से अनेक लोग तर्क करते हैं कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य को यह सुनिश्चित करने की पहल करनी चाहिए कि समाज के तमाम सदस्यों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। यानी मित्रों फिर से यहाँ बाजार की आलोचना की जा रही है क्या कि ये कह रहे हैं कि बाजार जो है ना वो केवल और केवल सुविधा संपन्न जो लोग हैं उसी के लिए काम करता है। इस कारण से मित्रों फिर यहाँ राज्य की जो है भूमिका उभर की आती है कि राज्य को फिर वहाँ जो है हस्तक्षेप करना पड़ता है कि सभी को जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, ठीक है, और सभी को समान अवसर मिले। इस कारण फिर सरकारें जो होती है योजनाएं लेकर के आती है और उनका जो है लोगों को लाभ देती है। फिर कहते हैं लोकतांत्रिक समाज में वितरण और न्याय के मुद्दों पर असहमति अपरिहार्य है और फायदेमंद भी। यानी मित्रों लोकतांत्रिक जो समाज है ना वहाँ पे जो है सुविधाओं का वितरण भी होना चाहिए और न्याय भी, दोनों चीज़ें जो अनिवार्य हैं और फायदेमंद भी है क्योंकि वे हमें विभिन्न दृष्टिकोणों की जांच परख करने और विवेक सम्मत ढंग से अपने विचारों का बचाव करने को बाध्य करती है।
आगे देखो क्या करें, वाद विवाद के जरिए इन असहमतियों के बीच राह निकालने का ही दूसरा नाम राजनीति है। हमारे अपने देश में अनेक किस्म की सामाजिक और आर्थिक विषमताएं मौजूद हैं और उन्हें कम करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के अध्ययन से हमें इसमें शामिल मुद्दों पर बहस करने तथा न्याय के अनुसरण के सर्वोत्तम रास्ते के बारे में एक सहमति पर पहुंचने में मदद मिल सकती है। यानी मित्रों क्या करें कि हमारा जो समान है ना, हमारा जो समाज है, ठीक है, उस समाज में हमें बहुत सी असमानताएं देखने को मिलती है। हमने भी बात की राजनीतिक असमानता की, ठीक है, सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता की हमने जो है पिछले लेक्चर में चर्चा की, और हम जो है इसमें न्याय के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो यही बात यहाँ पे कर रहे हैं कि हमें फिर जो एक रास्ता निकालना पड़ता है कि हमें कैसे हम इस असहमति को और इस असमानता को समाप्त कर सकते हैं। और आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के अध्ययन से हमें शामिल मुद्दों का बहस करने के लिए जो है हमें फिर सर्वोत्तम रास्ते के बारे में एक सहमति पर पहुंचने में मदद मिलती है। और आगे देखो क्या करें, न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है। यानी मित्रों J.S. मिल कह रहे हैं क्या, ये कह रहा है कि न्याय में कुछ ऐसी चीज़ शामिल है कि अगर मान लीजिए उस चीज़ को या उस काम को हम करेंगे ना, तो न सिर्फ वो सही होगा, ठीक है, यानी वो सही भी है, और अगर हम उसको न करेंगे तो वो गलत भी होगा, ठीक है, और जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति हमसे यानी विशेष हमसे दावा जता सकता है। यानी मित्रों उस काम पर कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है कि हाँ इस पर मेरा भी अधिकार है। यानी जॉन स्टुअर्ट मिल ये कह रहे हैं, ठीक है। तो न्याय की बातों में यहाँ पे हमें चर्चा की और जॉन रॉल्स की न्याय की संकल्पना के बारे में हमने चर्चा की, ठीक है। तो इस प्रकार से मित्रों एक सामाजिक न्याय की हमने यहाँ पे डिटेल से डिस्कशन किया कि सामाजिक न्याय क्या है, ठीक है, और सामाजिक न्याय में कौन कौन सी असमानताएं हमारे को देखने को मिलती है। फिर हमने जो है विभिन्न प्रकार की यहाँ पे विचारधाराओं की बात की, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा सामाजिक न्याय का चैप्टर आज कंप्लीट हुआ, और आशा करता हूँ आज का लेक्चर भी और अपना ये अध्याय सामाजिक न्याय का आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। डिटेल से हमने एक एक पक्ष पर विशेष रूप से अध्ययन किया है, डिस्कशन किया है, ठीक है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, और अगला जो हमारा लेसन वो स्टार्ट होगा वो होगा लेसन 5 है, जो कि अब बात करेंगे अधिकारों के बारे में, यानी हमारे कितने राइट्स हैं, कौन कौन से हमें राइट्स मिले हुए हैं, तो उन सभी की हम जो अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।